हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। मैं लाया हूं आप लोग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो मुझे लगता है कि आपके जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें आ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। सबसे पहला क्या है, जैसे आप देख रहे हैं, रोमारी डूंडवाना वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये क्या है, लोकेटेड कहाँ पर है? लोखवाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अ पार्ट ऑफ काजीरंगा टाइगर रिजर्व इन आसाम। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन से भी आपका पहला एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि लखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, वो आपकी लखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पर है? तो काजीरंगा टाइगर रिजर्व के अंदर, और काजीरंगा हम सबको पता है आसाम में है। और यहाँ पर जो है लखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड स्पीसीज जो है वो आपकी सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर जो आपकी बर्ड है बच्चों, वो अगर हम क्लासिफिकेशन में जाएं, क्योंकि आजकल क्लासिफिकेशन भी पूछने लगे हैं, तो किसको बिलोंग करता है? आपका एविस जो है उसको आपका बिलोंग करता है। 25 काजीरंगा वेटलैंड बर्ड सेंचुरी रिकॉर्डेड 47,000 बर्ड फ्रॉम 7588 स्पीसीज यहाँ पर रिकॉर्ड की गई हैं, जिसमें आपके नॉब बिल्ड डक्ट हो गई, ब्लैक नेक्ड स्टॉक आपकी हो गई। ठीक है, ये कुछ बर्डे हैं। फिर यहीं से आपका काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने जरूरी हैं, जैसे कि ये 1908 में आपका जो है इस्टेब्लिश हुआ था। और लोकेट कहाँ है? ये आसाम गोलाघाट एंड नावगांव डिस्ट्रिक्ट, यानी कि 2 डिस्ट्रिक्ट्स में आपका ये फैला हुआ है। तो हो सकता है कि कुछ इन डेप्थ में जाके आपसे पूछ लें कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है आसाम में जो है, बताओ किन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है और कब बना था? 1908 में इस्टेब्लिश किया गया था। एंड डिक्लेयर्ड नेशनल पार्क का जो स्टेटस मिला था वो 1974 में मिला था। तो ये एक और आपका क्वेश्चन बन सकता है। एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर कब आपका हुआ था? तो ये एक और क्वेश्चन बन सकता है, 1985 में हुआ था। कुछ फैक्ट्स आपको याद करने पड़ते हैं। और टाइगर रिजर्व जो है ये कब डिक्लेयर किया गया? तो ये भी आपका बन सकता है 2006 में। तो यहाँ से 2-3 फैक्ट्स हो गए इस पर्टिकुलर लाइन से, जो आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लगभग 2200 इंडियन वन हॉर्न जो राइनोज होते हैं, जो कि आपका मैमल को बिलोंग करता है, वो यहाँ पर है। के साथ ही साथ टाइगर, एलिफेंट और वाइल्ड लाइफ बेफेलो भी यहाँ पर मिलते हैं। और ये जो काजीरंगा रिच एक्वेटिक लाइफ को क्या करता है? सपोर्ट करता है, इंक्लूडिंग इंडेंजर्ड गंगा रिवर डॉल्फिन जो है वो यहाँ पर बहुत आपको मिलती है। साथ ही यहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स भी जो है वो आपकी काफ़ी आती हैं, जैसे कि आप सामने मैप में काजीरंगा का लोकेशन देख भी सकते हैं। अगला जो आपका करंट अफेयर्स का फैक्ट है वो जैसे लिखा हुआ है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम CSS के बारे में है, यहाँ पे रखा है मैंने। तो CSS क्या है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम दैट आर ज्वाइंटली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो उसमें ध्यान रखना, हमेशा जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उसका जो रेशियो होता है किसका? मनी का, वो हमेशा आपको क्या मिलेगा? हाई मिलता है। इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट एंड फोकस एरिया लिस्टेड अंडर द स्टेट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे आपको यहाँ पे पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन कि 3 तरीके की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और आपकी कॉन्करेंट लिस्ट। दे आर, जो ये CSS होते हैं, डिजाइन टू सप्लीमेंट स्टेट एफर्ट्स बाय लेवरेजिंग द सेंटर्स स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल कैपेसिटी, जैसे मैंने बताया, एंड विद ऑल फंड ट्रांसफर रूटेड थ्रू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। ठीक है, फिर सेंटर एलोकेट 10% ऑफ इट्स बजट टू CSS। ये एक पॉइंट ऐसा है जो आपके MCQ में पूछ सकते हैं कि जो भी आपकी CSS स्कीम्स होती हैं उसमें कितना % बजट जो है एलोकेट होता है, तो आपने 10% टिक करके आना है। एंड विद द सेंटर स्टेट फंडिंग रेशियो, कई जगह 640 होता है, कई जगह 80-20 होता है। और नॉर्थ ईस्ट जो आपके 7 सिस्टर्स हैं, यहाँ पे स्टेटों के पास इतनी सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं होते हैं, वहाँ पर 90-10 का चलता है। तो ये बच्चों भी फैक्ट जो है वो आपके स्टेटमेंट की फॉर्म में जो है वो आपके एग्जाम में मैं बोलूँगा आ सकते हैं। उसके बाद अगला आपका है एपेक समिट जो है 2025 आपका हुआ, जिसका फुल फॉर्म देख ही रहे हैं, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, कोऑपरेशन, आपस में इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो रहा है। तो ये कहाँ पर आपका हुआ? एपेक 2025 का पहला क्वेश्चन बन जाएगा। ग्वांगजू साउथ कोरिया में आपका हुआ, तो ये एक क्वेश्चन हमारा बन गया। कंक्लूड विद द अडॉप्टेशन ऑफ एपेक लीडर्स ग्वांगजू डिक्लेरेशन जो है वो आपका है। यहाँ पर मेन तौर पर रीजनल कॉर्पोरेशन इसमें बात बोली गई है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो गया और इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी हो गई। ठीक है,
और फिर इसमें जो और बातें हुई हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बातें हुई हैं, डेमोग्राफिक शिफ्ट ऑन लेबर मार्केट को आपकी लेकर बातें हुई हैं, ठीक है। और जो सभी एपेक कंट्रीज में एजिंग पॉपुलेशन का जो चैलेंजेस हैं, डिक्लाइन बर्थ रेट का जो चैलेंजेस है और रैपिड अर्बनाइजेशन का जो चैलेंज है उसको भी लेकर बातें हुई हैं। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपके बच्चों मेंस के पेपर में भी आ सकते हैं। एपेक जो है वो वैसे देखा जाए 89 में आपका बना था। 21 इकोनॉमिक दैट प्रमोट बैलेंस इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए बनाया गया था। जो एपेक में 21 आपके मेंबर्स हैं, तो ये एक आपका क्वेश्चन को याद रखना है, कितने आपके मेंबर्स हैं, कब आपका बना था। तो वो जो है लगभग वर्ल्ड की जो है 62% जो जीडीपी है वो रिप्रेजेंट करता है और 48% ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ एपेक। तो ये स्टेटमेंट में आपको दे सकते हैं, स्टेटमेंट दे दिया कि इंडिया इज अ मेंबर ऑफ एपेक, ऐसे करके गलत स्टेटमेंट दे सकते हैं। इट डज हैव अ क्लोज लेकिन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक टाइज विद द 21 मेंबर्स। अगला आपका है ट्राई सर्विस एक्सरसाइज जिसका नाम है त्रिशूल 2025, जो है कंडक्ट की गई टू स्ट्रेंथ इंटीग्रेटेड ऑपरेशन अक्रॉस लैंड एयर सी, कि तीनों सेनाएं जो हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स साथ में मिलकर काम करें। ये एक्सरसाइज जो है त्रिशूल जो है आपके बताया गया है कि डेजर्ट सेक्टर में हुई थी जो गुजरात और राजस्थान के एरिया में पड़ता है, ठीक है। इसी में लिखा हुआ है त्रिनेत्र और महा गुजरात आर सब एक्सरसाइज अंडर द लार्जर एनुअल त्रिनेत्र एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये भी आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। द एक्सरसाइज विल ऑल्सो वैलिडेट ज्वाइंट इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर वॉरफेयर प्लान्स। तो ये भी एक क्वेश्चन है और फैक्ट है कि आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला देखें तो यहां पर आपका नेक्स्ट जो फैक्ट है वो ये है, गुजरात कोऑपरेशन मिल्क फेडरेशन, जिसको शॉर्ट में GCMF कहते हैं, विच मार्केट डेयरी प्रोडक्ट्स like Amul brand has been ranked number 1 cooperative in world based on GDP per capita performance, ठीक है। तो अमूल ब्रांड्स आपने सुना होगा। तो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि अमूल ब्रांड को कौन वो करता है, मैनेज करता है। तो आपने GCMMF को टिक करके आना है, इसको फिर नंबर 1 कोऑपरेटिव का वो मिला है, ठीक है। अमूल जो है वो एक सक्सेस स्टोरी रही है, 3 टायर या टियर कोऑपरेटिव सेक्टर है, एम्पावरिंग 36 लाख मिल्क प्रोड्यूसिंग थ्रू 18,600 विलेज डेयरी कोऑपरेटिव्स, ठीक है। और इसी वजह से अमूल को कोऑपरेटिव को 97 अमेंडमेंट किया गया था हमें 2011 में, जिससे हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या स्टेटस दे दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस आपका दे दिया। और यहाँ से फिर आपके कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फैक्ट जुड़ जाते हैं कि हमने क्या जुड़ा है, एडेड आर्टिकल 91(1) पैरा सी। ये क्वेश्चन बन सकता है कि 97th अमेंडमेंट से क्या क्या चीज़ें चेंज की गई कि कोऑपरेटिव सोसाइटी और एम्पावर्ड हो जाए। तो आपने रट्टा मार लेना है कि आर्टिकल 91, आर्टिकल 19 पैरा 1 और पैरा सी गिविंग सिटीजन टू राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। तो 19 कौन सा, आर्टिकल 19 1C एंड आर्टिकल 43B अंडर द DSP जोड़ा गया है, डायरेक्टिंग द स्टेट टू प्रमोट दैम, ठीक है। तो ये आपके 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। और 19B में आर्टिकल 243ZH से लेकर 243ZT ले डाउन द फ्रेमवर्क फॉर देयर गवर्नेंस। इंडिया अराउंड जो अभी हमने गिना है 8.42 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटी है, 29 करोड़ उसके मेंबर्स हैं, ठीक है। तो बच्चों ये वाला फैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट्टा मार लो, लिख लो इसको। और कितनी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो ये भी एक फैक्ट आपके एग्जाम में आ सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि महाराष्ट्र अलोन हैज ओवर 4th ऑफ ऑल कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड टॉप 5 अगर देखें तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हैं, फिर उसके बाद गुजरात में है, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटका। तो ये फैक्ट भी आपके एग्जाम में बच्चों आ सकता है। तो अगर आपको ये करंट अफेयर्स का सेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।